इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्पॉटर्स के लिए केवल 2 मिनट का समय मिलता है और उस 2 मिनट में आपको स्पॉट्स, जो स्पॉटर्स दिए रहते हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है, उनका नाम लिखना होता है और उसके बारे में कमेंट्स लिखने होते हैं। तो अब कौन सा स्पॉटर्स है, उसके क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, यूटिलाइजेशन क्या है, तो ये सब 2 मिनट में रिमाइंड करना इट्स वेरी टफ। तो क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था इंटरनल, उसमें परफॉर्मेंस स्पॉटर्स में बहुत से बच्चों की पुअर थी। सो आई सजेस्ट यू कि आप जो है इस लेक्चर का फ़ायदा उठाएं और जितने भी स्पॉटर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, सो डेफिनेटली वो स्पॉटर्स तो आप याद कर ही लें और समझ लें, कीप इन माइंड। एंड इसके अलावा भी कुछ आपको लगता है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। स्पॉटर्स में कल मैडम ने वो बताया होगा, चंचल मैडम ने, केस डिस्कशन भी रखते हैं, कोई ग्राफ रख सकते हैं, उसके आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसके अलावा कोई इंस्ट्रूमेंट रखा जा सकता है, कुछ ग्लास वेयर रखे जा सकते हैं, है ना, और कुछ रिएजेंट टेस्ट रखे जा सकते हैं। जैसे मॉलिस टेस्ट किया हुआ एक टेस्ट ट्यूब रख देंगे और ये कहेंगे कि आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा टेस्ट है और उस टेस्ट में रिएजेंट कौन से यूज़ किए गए हैं वो भी आपको लिखना होता है। तो ये सब चीज़ें जो है आइडेंटिफाई। इसके बाद वो माइक्रोस्कोप में स्लाइड लगा के आपको देखने को कहा जा सकता है कि इसमें देखिए स्लाइड में क्या है। तो ओसा जोन्स के 3 जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो क्रिस्टल्स हैं, वो उसमें क्लियर दिखाई देते हैं। उनको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा ओसा जोन है और उसका डायग्राम, उसके करैक्टरिस्टिक्स और उसका नाम और ये कैसे बनते हैं, ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखनी चाहिए। सो प्लीज़ लेट अस स्टार्ट स्पॉटर्स एंड लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट टुडे। स्पॉटर्स को हम इस तरीके से अरेंज करेंगे, एपरेटस एंड रिएजेंट्स, है ना। एपरेटस में ग्लास बेयर इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं और रिएजेंट्स में जो भी टेस्ट लगाते हैं उनके रिएजेंट्स और उनका क्या रिजल्ट आ रहा है। एंड इसके साथ साथ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए ओसा जोन स्लाइड्स भी इसमें देखेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ऑन ग्लास बेयर्स। फर्स्ट इट इज़ ए बीकर। तो बीकर सभी लोग जानते हैं। हम इसके साथ में आपको डायग्राम दिखा रहे हैं कि फिजिकली तो नहीं दिखा सकते, बट स्लाइड में कोशिश की है कि सभी ग्लासवेयर का आपको फ़ोटो दिखाएं और साथ में उसके कमेंट्स, उसके क्या यूटिलाइजेशन है, वो बस इतना पर्याप्त होगा। 2 मिनट में यदि आप इतना लिख देते हैं और ग्लासवेयर का यदि डायग्राम बन सकता है तो बना सकते हैं, तो दैट विल बी बेटर, आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं। तो बीकर इज़ अ सिलेंड्रिकल ग्लास और प्लास्टिक वेसल यूज फॉर होल्डिंग लिक्विड्स, है ना। सॉल्यूशन लिक्विड्स को होल्ड करने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ ए मल्टीपर्पज़ ग्लास बेयर यूज फॉर कंटेनिंग अ केमिकल रिएक्शन और रिएजेंट्स एंड मेजरिंग लिक्विड्स एंड हीटिंग दैम ओवर अ बुंसन बर्नर और हॉट प्लेट एंड कलेक्टिंग दैम इन ए टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट जो ड्रॉप बाय ड्रॉप करके हम जब रिएजेंट मिलाते हैं उसके लिए भी हम बीकर का यूज़ करते हैं। वाई इट इज़ कॉल्ड बीकर? बिकॉज ये कांच का गिलास या प्लास्टिक गिलास होता है, इसमें जो ओपन साइड होता है इसका, उसके साथ एक बीक बनी होती है, इसलिए इसको बीकर कहते हैं। नाउ कोनिकल फ्लास्क। Conical flasks are widely used in biochemistry laboratories for holding liquids and mixing them by swirling. सॉल्यूशंस को, रिएजेंट्स को स्टोर करके रखना है तो ये हम इसमें रख करके और इसमें एल्युमिनियम फॉयल या फिर पॉलीफॉयल से इसको बंद कर देते हैं। एंड किसी सॉल्यूशन को बनाना होता है तो हम पहले सॉलिड केमिकल को मेज़र करके इसमें पोर करेंगे, देन वी विल फिल द स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन विच वी वांट टू डिज़ोल्व दैट सॉलिड। और जब वो घुल जाता है, घुलने के बाद दैट वी विल मेक द वॉल्यूम अप टू द मार्क्स, है ना। तो ये डिफरेंट वॉल्यूम साइज़ के मिलते हैं। उस वॉल्यूम साइज़ में जितना बड़ा हमको कोनिकल फ्लास्क की ज़रूरत होती है उतना लेकर के यूज़ करेंगे। सो हियर वी हैव ट्राई टू शोइंग दैट द ये 500 ml का करिए है और ये 1 लीटर का भी करिए है ना। इस 250 ml का ये है
इस प्रकार से 100 ml का ये है, 50 ml का ये है, इस प्रकार से अलग अलग वॉल्यूम के बीकर्स आपको दिखाए हैं। तो किसी भी साइज़ का यदि कोनिकल फ्लास्क दिखाया गया है तो किसी भी साइज़ का कोनिकल फ्लास्क आपको यदि स्पॉटर्स में रखा है, सो यू कैन आइडेंटिफाई ईजीली कि है क्या, ऐसा नहीं होना कि समझ मालूम नहीं है ये है क्या। तो दैट इज कोनिकल फ्लास्क और ये है बीकर। नाउ नेक्स्ट इज टेस्ट ट्यूब एंड टेस्ट ट्यूब स्टैंड। तो टेस्ट ट्यूब्स विद रैक, it is a test tube stand, also known as test tube rack. Test tube with rack used for holding upright multiple test tubes at the same time. एक ही समय में हम कई टेस्ट ट्यूब को होल्ड करके रख सकते हैं इसमें रैक में। They are most commonly used when various different solutions are needed to work with simultaneously. एक साथ में कई प्रकार के सॉल्यूशंस का यूज़ करना होता है, तो टेस्ट ट्यूब को एक सीरियल में रख करके फिर हम उसमें मार्क करनी है 1 2 3 4 5 और उसमें डिफरेंट वॉल्यूम्स के सॉल्यूशन हम लेकर के यूज़ करते हैं। तो टेस्ट ट्यूब रैक गिव्स अस हेल्पफुल फॉर अरेंजिंग द टेस्ट ट्यूब्स इन ए सीक्वेंस फॉर सेफ्टी रीजन्स, फॉर द सेफ ऑफ स्टोरेज ऑफ टेस्ट ट्यूब्स एंड टू easy the transport of multiple tubes. And test tubes are used for performing reactions. टेस्ट ट्यूब कांच की होलो ट्यूब्स होती हैं जो एक तरफ से बॉटम से बंद रहती हैं और ओपन माउथ साइड में खुली रहती हैं, और द टेस्ट ट्यूब्स आर आल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट वॉल्यूम, है ना, 15 ml की, 20 ml की, 10 ml की और 5 ml की डिफरेंट वॉल्यूम की टेस्ट ट्यूब्स भी अवेलेबल रहती हैं। यदि हमको कलरीमेटिक कोई माइक्रो पिपेटिंग करनी है तो हम छोटी टाइप की टेस्ट ट्यूब का यूटिलाइजेशन करते हैं, और यदि कोई रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन करानी होती है, कोई यूरिन टेस्ट करना होता है, तो फिर हम बड़ी टेस्ट ट्यूब का यूज़ करते हैं। नाउ टेस्ट ट्यूब होल्डर। टेस्ट ट्यूब होल्डर इज़ यूज्ड टू होल्ड टेस्ट ट्यूब्स। जब हम टेस्ट ट्यूब से कोई गर्म करना होता है, जैसे हीट कोगुलेशन टेस्ट करते हैं, तो उसमें हमको टेस्ट ट्यूब के माउथ के साइड में हमको गर्म करना होता है, हीट करना होता है। तो हीट करते समय टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है, हाथ से पकड़ कर नहीं सकते, इसलिए वी विल यूज़ द टेस्ट ट्यूब होल्डर। सो टेस्ट ट्यूब होल्डर इज यूज टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब। से इट इज़ यूज फॉर होल्डिंग टेस्ट ट्यूब इन प्लेस व्हेन द टेस्ट ट्यूब इज हॉट और शुड not be touched. For example, a test tube holder can be used to hold a test tube while it is being heated. जब हमें गर्म करनी होती है तब हम इसका यूटिलाइज, और डिफरेंट स्टाइल के आपको टेस्ट ट्यूब्स मिलते हैं, बट इन लेबोरेटरी आई थिंक सच टाइप ऑफ कॉमन विच इज़ प्रेजेंट इन आवर लैब, एंड इस टाइप का भी होता है, और ये वुडन का भी टेस्ट ट्यूब होल्डर पाया जाता है। कैसा भी आपको रखा मिलेगा, यू शुड नो कि ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है। नाउ वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। पिपेट भी लैब में तो कई प्रकार के हैं, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट एंड ग्रेजुएटेड पिपेट एंड माइक्रो पिपेट, 3 प्रकार के पिपेट आपकी लैब में है। तो वॉल्यूमेट्रिक पिपेट में कुछ नहीं, सिंगल मार्क होता है और उसमें वॉल्यूम लिखा होता है उसके बल्ब पर। इसको बल्ब पिपेट और बेली पिपेट भी कहते हैं। इसमें बल्ब बने होते हैं, ये बल्ब है बीच में, और बल्ब के ऊपर एक मार्क लगा हुआ था, एक सिंगल मार्क रहता है। दैट सिंगल मार्क से इंडिकेट द कि हम वॉल्यूम को वहाँ तक शक करेंगे, तो जितना भी उसमें वॉल्यूम होगा वो उस पिपेट पर लिखे हुए वॉल्यूम के इक्विवेलेंट होगा। जैसे सब उसको ये 1 लिखा है, तो यदि हमने सॉल्यूशन यहाँ तक पिक किया है, तो इसके अंदर जो लिक्विड शक किया गया है दैट इज़ 1 ml, और इसमें 4 ml, इसमें इसकी वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी है 10 ml, इसकी कैपेसिटी है 15 ml, इसकी 20 ml है, 25 ml। इसका मतलब ये है कि हम 25 ml से ना तो इसको कम मेजर कर सकते हैं ना ज़्यादा मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक फिक्स वॉल्यूम है। सो बाय द वॉल्यूमेट्रिक पिपेट वी कैन measure the liquid at a fixed volume. So volumetric pipette or bulb pipette, as it's also known as Bailey pipette, allow extremely accurate measurement of volume of a solution. It is calibrated to deliver accurate a fixed volume of liquid. Accurate a fixed volume of liquid. इसका fixed volume measure कर सकते हैं इससे वॉल्यूमेट्रिक पिपेट से। ये भी आपकी लैब में कहीं है, इसको रख सकते हैं। तो आप एग्जैक्ट नाम लिखेंगे, यू विल गेट फुल मार्क्स, और उसका उपयोग लिखेंगे कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ दिस वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। सो आप इतना ही लिख देंगे, कैलिब्रेटेड डिलीवर एक्यूरेट फिक्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, दैट विल बी गुड आंसर। नाउ ग्रेजुएटेड पिपेट। ग्रेजुएटेड पिपेट में जितना वॉल्यूम होगा पिपेट का, उसके हर ml पर मार्किंग होगी, ml और मिली ml, एंड दिस इज द 1 मार्क इज इंडिकेटिंग 1 ml,
ये 2 ml, देर 3 ml, 4 ml, 5 ml, 6 ml, 7 ml, 8 ml, 9 ml एंड सो ऑन 10 ml। यदि 10 ml की पिपेट है, इधर लिखा हूँ 10 ml की पिपेट है, 10 ml की पिपेट है तो ये 10 लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि यदि हम यहाँ तक सॉल्यूशन लेते हैं तो वो 10 ml होगा। और यदि कोई हमें 10 टेस्ट ट्यूब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टेस्ट ट्यूब में कोई सेम टाइप का लिक्विड हमको सेम टाइप का सॉल्यूशन हमको ट्रांसफर करना है, जिसमें इंक्रीजिंग वॉल्यूम में ट्रांसफर करना है, तो पहली टेस्ट ट्यूब में हमको 1 ml चाहिए तो हम यहाँ तक शक करके हम ट्रांसफर कर देंगे। और दूसरी वाली ट्यूब में 2 ml लेना है तो यहाँ तक शक करेंगे। सेम लिक्विड मेजर करना है तो अलग अलग पिपेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ग्रेजुएटेड पिपेट विल हेल्प अस टू ट्रांसफर और मेजर डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ सेम लिक्विड। और तीसरी टाइप में हमें थर्ड ट्यूब में हमको 3 ml ट्रांसफर करना है तो हम यहाँ तक शक करेंगे। और फोर्थ ट्यूब में हमें करना है तो 4 ml यहाँ तक ले सकते हैं, 5 ml यहाँ लग सकते हैं, 6 ml यहाँ तक ले सकते हैं, 7 ml यहाँ तक ले सकते हैं, 8 ml यहाँ तक शक करके ले सकते हैं, 9 ml यहाँ से ले सकते हैं और 10 ml यहाँ तक शक करके ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सिंगल पिपेट को यूज़ करते हुए सेम लिक्विड को हम एक टेस्ट ट्यूब में, यदि हमको लेना है 10 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में अलग अलग वॉल्यूम लेना है तो वी कैन मेजर बाय द ग्रेजुएटेड पिपेट। So graduated pipette is a pipette with its volume in increment marked along the tube. It is used to accurate measure and a transfer of volume of liquid from one container to another container. It is made from plastic or glass tube and has a tipped तो ऊपर टैप टिप लगी होती है, या फिर इसमें बबलर भी यूज़ करते हैं, जो शकिंग बबलर होता है उसकी मदद से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। शकिंग बबलर इसलिए यूज़ करते हैं, कोई पॉइजनस या कोई कोरोसिव लिक्विड यदि यूज़ करना है, कोई एसिड है बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड है बेस शक करना है तो भी इट नॉट सजेस्ट दैट कि आप माउथ से उसको पिपेट करें, उसके लिए हम बबलर यूज़ करेंगे। ठीक है, दैट इज ग्रेजुएटेड पिपेट। अंडरस्टैंड नाउ माइक्रो पिपेट थर्ड टाइप, इट इज़ एडवांस लेवल ऑफ पिपेट्स। इसमें माइक्रो पिपेट्स मीन्स कम वॉल्यूम को हमें एक्यूरेटली यदि मेजर करना है, माइक्रो पिपेट इज़ द बेस्ट। सो ये इसमें एक कैलिब्रेटेड सिस्टम होता है और स्प्रिंग लगी होती है, उसको घुमा करके हम फिक्स कर देते हैं। जैसे 10 ml है तो इसको हम जैसे 1 ml 2 ml 1 माइक्रोलीटर 10 माइक्रोलीटर है ना, और 1000 माइक्रोलीटर मीन्स 1 ml। ठीक है, तो यहाँ पर 10 माइक्रोलीटर है तो 10 माइक्रोलीटर को हमने फिक्स किया है और हम इसको जो प्लगर बटन को हम शक करके छोड़ेंगे, पुश करके छोड़ेंगे तो इस टिप पर लिक्विड 10 माइक्रोलीटर जो है वो इसमें खिंच जाएगा। और इस सिंगल माइक्रो पिपेट से ही भी हमको इसकी सेटिंग यदि हमने 5 माइक्रोलीटर कर दी तो हम पिपेट में 5 माइक्रोलीटर ही आएगा। तो टिप को चेंज करते करते हम डिफरेंट सॉल्यूशंस को सेम माइक्रो पिपेट से अलग अलग वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। So micro pipettes are used to measure and deliver accurate volume of liquid. The micro pipettes measures a much smaller volume, starting from 1 microliter to 5 microliter, 10 microliter, even the 1000 microliter also. Understand? So these are micro pipettes. ये भी आपके लैब में है, आपने यूज भी किए हैं. So keep remembering. Now reagent bottle. Reagent bottles are containers made of glass, plastic, borosilicate, etc. and tapped with a special cap or stoppers. They are intended to contain chemical in liquids, powder form for laboratories and stored in cabinet or shelves. So ये मार्क्ड जो है ये रिएजेंट बॉटल्स होती हैं। इसके अलावा इसमें प्लास्टिक का कैप लगा हुआ है, कुछ रिएजेंट बॉटल में कांच का कैप लगा हुआ रहता है, जो आपकी रैक में रखी हुई बॉटल हैं। ऑल टाइप्स ऑफ रिएजेंट बॉटल्स आर यूज फॉर कंटेनिंग द डिफरेंट रिएजेंट्स। ये रिएजेंट बॉटल अलग अलग वॉल्यूम की हो सकती हैं। यदि कम वॉल्यूम का रिएजेंट्स आपके टेस्ट में लगता है तो उसको हम छोटी बोतल यूज़ करते हैं, और ज़्यादा लगता है तो उसके लिए बड़ी ज़्यादा वॉल्यूम वाली रिएजेंट बॉटल आपकी रैक में यूज रखी हुई मिलेंगी। Understand? Now measuring cylinder. Measuring cylinder, it is a graduated cylinder, also known as measuring cylinder, is a common piece of laboratory glassware used to measure the volume of liquid. किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम को मेजर करना हो
लार्ज अमाउंट में, तो जैसे अब पिपेट से तो हम छोटा वॉल्यूम मेज़र करते हैं, लेकिन यदि हमको मेजरिंग सिलेंडर से ज़्यादा वॉल्यूम आइडेंटिफाई करना होता है तो वी यूज़ द मेजरिंग सिलेंडर. इट हैज़ अ नैरो सिलेंड्रिकल शेप एंड ईच मार्क्ड लाइन रिप्रेजेंट्स अ अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट हैज़ बीन मेजर्ड. कितना मेजर करना है, जैसे 100 ml का मेजरिंग सिलेंडर है तो यहाँ तक हम यदि इस लिक्विड को भरेंगे तो 100 ml हो जाएगा. ये 50 ml का है, 25 ml का है, 10 ml का है, 5 ml का है. देयर इज डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ मेजरिंग सिलेंडर एंड 1000 ml का भी मेजरिंग सिलेंडर होते हैं. सो वी यूज इन लेबोरेटरी फॉर मेकिंग देयर द reagents in the preparation room. अंडरस्टैंड. सो मेजरिंग सिलेंडर आपको मालूम होना चाहिए कि ये इसको कहते क्या हैं किसी भी ग्लासवेयर को. सो आइडेंटिफिकेशन में आप नाम लिखेंगे मेजरिंग सिलेंडर, और इसके बारे में आप यूटिलाइजेशन लिख सकते हैं. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस मेजरिंग सिलेंडर. सो वी यूज़ फॉर द मेकिंग द रिएजेंट्स इन आवर लेबोरेटरी, है ना. नाउ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ये लंबी नेक वाले, लॉन्ग नेक वाले जो फ्लास्क होते हैं और बीच में नीचे जो है वो बेस इनका फ्लैट होता है जिसे रखा जा सकता है. एक होता है राउंड बॉटम फ्लास्क होते हैं, ये होते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में जो बॉटम होती है वो फ्लैट होती है, जिनको रखा जा सकता है जिसके बेस के सहारे. और इसके लॉन्ग नेक पर एक मार्क लगा होता है, निशान लगा होता है, परमानेंट निशान होता है. उस मार्क तक यदि कोई वॉल्यूम हम भरते हैं, फिल करते हैं, तो वो जो है उतना वॉल्यूम उसमें कंटेन करेगा. सही है, ठीक है. 100 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, ये 50 ml का है, 25 ml का है, 10 ml का है. तो इसमें ये मार्क तक जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, दैट इंडिकेट्स दैट कि वो सॉल्यूशन उतने ml है. ठीक है. और इसका यूटिलाइजेशन, क्या उपयोगिता है इसकी, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आर यूज फॉर प्रिसाइजली डाइल्यूशन, किसी सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करना होता है, या प्रिपरेशन फॉर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और किसी मोलर सॉल्यूशन या नॉर्मल सॉल्यूशन या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार करना होता है, उसके लिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज करते हैं. सो रिमेंबर कि इसका उपयोग क्या है, और रिमेंबर कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. लॉन्ग नेक वाला है, उसमें कैप लगा रहता है, ठीक है, और उसमें मार्क लगे रहते हैं. इसमें 100 ml 10 ml, तो यू नो द नेम की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है. ठीक है. Now next is funnel. Funnel सभी जानते हैं. ये funnel is a tube or a pipe that is wide at the top and narrow at the bottom and used for guiding liquid or powder into a small opening. Funnel are usually made of stainless steel, aluminium, glass और प्लास्टिक. किसी मेटल की भी हो सकती है, ग्लास की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है. और इसको हम किसी बड़े बोतल से छोटे बोतल में या कोई लिक्विड ट्रांसफ़र करने के लिए, सॉल्यूशन या रिएजेंट ट्रांसफ़र करने के लिए इसकी मदद लेते हैं. नाउ ये ग्लासवेयर कंप्लीट हुए. एक बार सरसाट में अपन ग्लासवेयर को रिपीट करते हैं. फनल, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, मेजरिंग सिलेंडर, reagent bottles, micro pipets, graduated pipette, volumetric pipette, test tube holder, test tubes with stands, conical flask, beaker. These are the beaker. तो इनके नाम याद रखना है, इनके जो पिक्चर है उसके माइंड में रखनी है. एंड यू कीप द यूज एंड importance of this glassware. Now starts equipment. फ्लेम फोटोमीटर. फ्लेम फोटोमीटर आपकी लैब में है, और यदि आपको स्पॉटर में रखा जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये फ्लेम फोटोमीटर है. सो आपको ये यहाँ पर एक नोजल लगा रहता है जिसमें फ्लेम जलती है, और इसके साथ में कंप्रेशर यूनिट होती है. कंप्रेशर यूनिट से इस गैस सिलेंडर से अटैच रहता है, और गैस सिलेंडर से हम उसको पास करके यहाँ पर फ्लेम फायर करते हैं. और यहाँ पर एक छोटी सी प्लास्टिक की पाइप लगी हुई है, देखिए, और यहाँ से हम सॉल्यूशन जो है सैंपल शक कराते हैं, और सैंपल शक करके फ्लेम के पास में वो पोर होता है और फ्लेम में जाकर के वो फायर होता है. तो वो सैंपल में क्या कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को एनालाइज करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए ये इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है. सो द इंटेंसिटी ऑफ द फ्लेम color depend upon the energy absorbed by the atom
दैट वाज सफिशिएंट टू वेपोराइज दैम। वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके एटम्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करके एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, देन दे इमिट द स्पेसिफिक रेडिएशन। दैट रेडिएशन यदि बढ़ रही है, उसकी स्पेसिफिक लाइन बढ़ रही है, उसके बेस पर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, कैल्शियम और कितने अमाउंट में है। ठीक है, सो फ्लेम फोटोमीटर वी यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। नाउ नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसको आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और कलरीमीटर दो आपने इक्विपमेंट पढ़े हैं जो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए यूज होते हैं। सो कंपैरेटिवली स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन कलरीमीटर बिकॉज here we used in this equipment the monochromator is assembled in its body। तो मोनोक्रोमीटर क्या करता है, स्पेसिफिक मोनोक्रोमेटिक लाइट जनरेट करता है, और जबकि कलरीमीटर में हम एक फिल्टर होता है और फिल्टर को यूज करते हैं। फिल्टर विल प्रोड्यूस वो जो है एक बैंड ऑफ लाइट जनरेट करता है, और बैंड ऑफ लाइट जो है वो एक स्पेसिफिक मोनोक्रोमेटिक लाइट ना होकर के उसके पास के एक बंच ऑफ बैंड लाइट का प्रोड्यूस करेगा। सो उसके को यूटिलाइज करते हुए हम कंसंट्रेशन पता कर लेते हैं। बट इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वी यूज द मोनोक्रोमीटर विच हेल्प्स टू जनरेट अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। और मोनोक्रोमीटर होता क्या है, असेंबली ऑफ मोर प्रिज्म, और वो प्रिज्म आपस में एडजस्ट करके एक स्पेसिफिक मोनोक्रोमेटिक लाइट देते हैं जितनी हमको चाहिए होती है। 550 नैनोमीटर की यदि लाइट चाहिए तो 550 नैनोमीटर की लाइट ही स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जनरेट करेगा। सपोज कोई सॉल्यूशन 550 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा देता है तो वी विल यूज द सेम 550 नैनोमीटर फॉर दैट स्पेसिफिक सॉल्यूशन। यदि किसी की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा 330 है तो हम 330 पर एडजस्ट करते हैं, तो दिस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विल जनरेट ओनली 330 नैनोमीटर मोनोक्रोमेटिक लाइट। So this is the importance of spectrophotometer. Spectrophotometer and colorimeter both base on a principle of Lambert-Beer law, and absorption of monochromatic light is directly proportional to the concentration of solution। है ना, एब्जॉर्बेंस हम आइडेंटिफाई करके पता कर लेते हैं। यदि एब्जॉर्बेंस ज़्यादा है इसका मतलब उसमें कंटेंट्स या सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और यदि एब्जॉर्प्शन कम आ रही है इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन कम है। सो मेजरमेंट ऑफ सब्सटेंस कंसंट्रेशन सच एज द कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज एंड प्रोटीन, DNA, RNA and growth of bacterial cells and enzymatic reaction can be performed by the help of the spectrometer in our lab. Understand? Now next is electrophoresis. Electrophoresis is the device or technique through which we can separate the different molecules through the migration and separation of charged particles under the influence of the electric fields. Electrophoretic system consists of the two electrodes opposite charge, anode और cathode। ये anode और cathode लगे हुए हैं, and connected by a conducting medium called electrolytes। और दोनों बेल्स, ये जो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं वो बेल से अटैच हैं, एक बेल ये है और दूसरा ये है। दोनों बेल में जो है वो बफर भरा होता है। बफर इज नथिंग, इट इज ए इलेक्ट्रोलाइट जो आयन प्रोवाइड करता है फॉर कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी बेटर। सो इसको यहाँ तक फिल कर देते हैं और यहाँ पर एक जेल प्लेट होती है, उस जेल प्लेट में सैंपल रन कराते हैं। ठीक है, दिस इज अ पावर पैक। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का पावर पैक है। कितना हमको वोल्टेज देना है वो हम इसमें सेलेक्ट कर देते हैं और फिर उसको स्पेसिफिक टाइम के लिए रन कराने के लिए इस सिस्टम को हम इंक्यूबेट के लिए रख देते हैं। उतने टाइम बाद हम इसको स्विच ऑफ कर देंगे और देन विल pick the gel and we develop the gel in and analyze in UV torch or UV or gel log। ठीक है, uses electrophoresis is used to separate charged molecules based on size। electrophoresis is used extremely in DNA, RNA and protein analysis। ठीक है, ये हमने आपको लैब को दिखाया है। यदि आपको स्पॉटर्स में इसको रखा जाता है तो यू कैन आइडेंटिफाई इजीली एंड कैन राइट देयर द कमेंट्स। नाउ pH मीटर, ये भी आपकी लैब में 2-3 pH मीटर हैं।
और pH मीटर से डेफिनेटली सभी लोग जानते हैं कि हम किसी भी सॉल्यूशन का pH आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो pH मीटर इज यूज्ड टू मेजर एसिडिटी और एल्कलिटी ऑफ सॉल्यूशन. pH is the unit measures that describe the degree of acidity or alkalinity. It is measured on a scale of 0 to 14. 0 से 14 के बीच में हम उसके pH मेजर कर सकते हैं. ठीक है, ये हाइड्रोजन कंसनट्रेशन को आइडेंटिफाई करता है. हाइड्रोजन कंसनट्रेशन यदि ज़्यादा है तो pH कम होगा, और हाइड्रोजन कंसनट्रेशन यदि कम है तो pH ज़्यादा होगा. नाउ नेक्स्ट इज कलरीमीटर. ये भी आप लोगों के लैब में आपने यूज़ किए हैं. ग्लूकोज कंसनट्रेशन सीरम में, प्लाज्मा में आपने आइडेंटिफाई किए हैं. तो उसमें जो आपने सैंपल ट्यूब्स लेकर के ओडी आपने मेज़र किए हैं आपने अपनी लैब में कलरीमीटर से, और स्टैंडर्ड की ओडी से आप कंपेयर करके आपने रिजल्ट निकाले हुए हैं. तो यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज कलरीमीटर. कलरीमीटर it follows the same Lambert and Beer law. It is a light sensitive device used for measuring the transmittance and absorbance of light passing through a liquid sample. The device measures the intensity and concentration of the color that develops upon introducing a specific reagents into a solution. Use का determine a quantitative concentration of substance, glucose, protein, creatine and creatinine in blood. इसके लिए इन सबको आइडेंटिफिकेशन हम इसमें कर सकते हैं. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और इसका उपयुक्त यूटिलाइजेशन सेम है. द यूजेज ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड कैलोरीमीटर इज द सेम फॉर आइडेंटिफाई क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज, प्रोटीन एंड क्रिएटिनिन इन ब्लड एंड यूरिन. अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट इज सेंट्रीफ्यूज. सेंट्रीफ्यूज ये राउंड शेप सेंट्रीफ्यूज एंड रेक्टेंगल शेप्ड सेंट्रीफ्यूज ये आपकी लैब में है. इनको यदि स्पॉटर में रखे जाते हैं तो यू कैन आइडेंटिफाई इजीली ये सेंट्रीफ्यूज ही है. ठीक है, ये इसका लिड है और ये इसका लिड है. इसके अंदर देखेंगे तो आपको रोटर मिलेगा, और रोटर में ये 6, 8, 10, 12 इस प्रकार के जो है इवन नंबर में टेस्ट ट्यूब होल्डर हुआ रहता है, और टेस्ट ट्यूब होल्डर जो है वो रोटर में फिक्स रहता है, और रोटर को जब घूमता है तो टेस्ट ट्यूब भी साथ में घूमते हैं, है ना, अराउंड. और स्पीड डिपेंड करती है ये इसमें मैनुअल स्पीड, इसमें स्पीड जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 को घुमाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी, मतलब 1000, 2000 इस प्रकार से स्पीड है. और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले है जिसमें स्पीड जो है इलेक्ट्रॉनिकली दिखाई दे. इसमें 12,000 दिखा रहा है, दैट मीन 12,000 RPM इसकी है, अराउंड पर मिनट है. और ये इसमें टाइमर भी लगा रहता है 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट के लिए. कब के लिए हमको इसको एक फिलर को कितने RPM पर कितने टाइम के लिए देना है. सो दिस टाइप ऑफ highly technicized of centrifuge we can use for this purpose. So DNA and RNA isolation can be performed by this रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज ऑल्सो. रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज में जो रोटर हाई स्पीड के होते हैं उसमें हीट निकलती है, तो उसको कूल रखना है, और हीट निकलेगी तो टेस्ट ट्यूब्स में टेस्ट ट्यूब भी हीट होंगे और वो डीनेचर हो सकते हैं, जो भी हमने मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई करने होते हैं और सेपरेट करने होते हैं. तो इसके लिए यहाँ पर एक कूलिंग सिस्टम लगा रहता है, और कूलिंग सिस्टम उसको जो है जितनी हाई स्पीड होगी उतना ही कूल अंदर करता रहेगा. सो सच टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज. So there is a tabletop centrifuge. So separation of liquid based on the density is achieved by spinning a vessel containing material at a high speed. The centrifugal force pushes heavier material to the outside of the vessel. Vessel की bottom की तरफ वो push करेगा. Separation of plasma and serum from blood. It is a basic use in our biochemistry lab. तो ब्लड से प्लाज्मा और सीरम को हमें सेपरेट करना हो तो फटाक से हम ये टेबल टॉप सेंट्रीफ्यूज का यूज़ करके उसको सेपरेट कर लेते हैं. नाउ हॉट एयर ओवन. हॉट एयर ओवन इज वाइडली यूज्ड इन मेडिकल इंडस्ट्री to sterilize the equipment and the material that are used for laboratory. It is used for the delivering the heat treatment to the product. और किसी का हमें इंक्यूबेट करना होता है कि कुछ सपोज करो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए किसी रिएक्शन मिक्सचर को हमें रखना है, तो वी विल क्रिएट द एनवायरनमेंट इन हॉट एयर ओवन. और माइक्रो क्रोमोटोग्राम को यदि हमें ड्राई करना होता है, सो वी कैन पुट इन हॉट एयर ओवन टू मेक अ ड्राई इन
chromatogram. Now, albuminometer. This is the albuminometer. It is an apparatus of measuring the amount of albumin or other soluble protein in urine, either by measurement of polarization of transmitted light or by a reaction to form a precipitate in a graduated glass tube. ये ग्लास ट्यूब है, इसका ये कवर है, तो इसमें हम यूरिन को फिल करके और फिर हम उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि अल्बुमिन कितना उसमें प्रेजेंट है. सो albuminometer is used for to identify the protein present in urine. Now it is urinometer. ये urinometer है. urinometer is nothing, it is a hydrometer. और ये डेंसिटी को, स्पेसिफिक ग्रेविटी को आइडेंटिफाई करते हैं. यूरिन की स्पेसिफिक डेंसिटी कितनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी. So urinometer is a type of hydrometer used for measuring a specific gravity of urine. Specific gravity is addressed to a density or weight of solute particles present in the urine. यूरिन में कितने हैं सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट है. ज़्यादा होंगे तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा होगी और कम है तो वो कम होगी. नाउ क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर. पेपर क्रोमेटोग्राफी जनरली हम यूज़ करते हैं लैब में, और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी वी कैन यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन इन आवर लैब. सो दिस द क्रोमेटोग्राफिक जार. इसमें हम क्रोमेटोग्राम को हैंग करने के बाद इसमें रख देंगे और उसको लिड को बंद कर देते हैं. सो दिस चैम्बर will help to create a saturation environment for supporting the easily running the solvent in the chromatogram. So क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर को इसलिए यूज़ होता है कि इसको फ्यूमिगेशन कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे कि जो क्रोमेटोग्राम बन रहा है वो फ्यूमिगेशन एरिया में आसानी से रन कर सके. तो क्रोमेटोग्राफी डिफरेंट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन to the two phases between which they are to be separated. Thin layer chromatography is a solid liquid techniques in which two phases are a solid and a liquid phase. Solid phase is here used in paper chromatography is a stationary phase, and liquid phase used as a mobile phase or moving phase. So moving phase help to push the solute particles from along with, जैसे जैसे सॉल्वेंट ऊपर बढ़ेगा वो सॉल्यूट पार्टिकल्स को भी अपने साथ ही ऊपर ले जाएगा. एंड जो मॉलिक्यूल कम मॉलिक्यूलर वेट का होगा और उसका साइज ग्लोबल होगा तो दे विल बी मूव फास्ट और ज़्यादा ऊपर तक जाएंगे. जो हैवियर होंगे दे विल मूव स्लोअर और वो नीचे रह जाएंगे. तब जब हम क्रोमेटोग्राम को डेवलप करेंगे तो बेस लाइन से के पास में जो होंगे मॉलिक्यूल्स वो हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो बेस लाइन से ज़्यादा ऊपर तक जाते हैं दे आर लाइटर. एंड क्रोमेटोग्राफ मटेरियल अंडर द फुल्ली फ्यूमिगेशन एनवायरनमेंट, और जो डेवलपमेंट होते हैं फ्यूमिगेशन एनवायरनमेंट में करते हैं. सो दिस चैम्बर विल हेल्प टू फ्यूमिगेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफिक एनवायरनमेंट. तो ये इक्विपमेंट्स हमने आपको स्पॉटर्स के रूप में बताए हैं. आपको इसको सरसराटी नज़र में देख सकते हैं. क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर, यूरिनोमीटर, अल्बुमिनोमीटर, होडियर ओवन, सेंट्रीफ्यूज, कलरीमीटर, पीएच मीटर, इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, फोटोमीटर, दिस. तो ये कुछ इक्विपमेंट हैं जो आपकी लैब में हैं. इनको स्पॉटर के रूप में तैयार कीजिए. कोई भी इनमें से आपको रखा मिल सकता है. 2 मिनट में उसको आइडेंटिफाई करना है. इसका प्रिंसिपल और इसका उपयोगिता, उसके क्या यूजेस हैं वो आपको लिखनी होती है. और रिएजेंट, बेनेडिक्ट टेस्ट. बेनेडिक्ट टेस्ट इज ए कॉम्प्लेक्स Benedict reagent is a complex mixture of sodium carbonate, sodium citrate and cupric sulfate pentahydrate. It is often used to detect a presence of reducing sugar. Reducing sugar के लिए हम Benedict test यूज़ करते हैं, और इसमें सोडियम कार्बोनेट, सोडियम साइट्रेट और सोडियम सल्फेट ये रिएजेंट के रूप में यूज़ करेंगे. एंड इट इज़ यूज टू डिटेक्ट रिड्यूसिंग शुगर. और इसमें जो कलर आते हैं वो कलर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, 4 प्रकार के कलर हमको देखने मिल सकते हैं. द कलर इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ
शुगर प्रेजेंट इन यूरिन, यूरिन में कम शुगर है तो कलर कम आएगा, डिफरेंट कलर आएगा, और ज़्यादा है तो डिफरेंट आएगा। इसमें देखिए दिस द ब्लू कलर इज इंडिकेटिंग देयर इज नो शुगर इज प्रेजेंट, दिस इंडिकेट द ट्रेस अमाउंट ऑफ शुगर इन प्रेजेंट। इसके बीच में एक येलो कलर भी होगा, दैट इज ऑल्सो इन दैट इंडिकेट कि से ग्रीन से थोड़ा सा ज़्यादा शुगर है तो वो येलो देगा। दिस इज द ऑरेंज, ऑरेंज यदि दे रहा है तो दैट मीन्स मॉडरेट शुगर इज प्रेजेंट। एंड ब्रिक रेड कलर यदि आता है तो ब्रिक रेड कलर इंडिकेट द लार्ज अमाउंट ऑफ रिड्यूस्ड शुगर इज प्रेजेंट इन यूरिन। So the result interpretation gives in laboratory by 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus, 1 plus given for green and 2 plus given for yellow color and 3 plus given for orange color, and brick red gains 4 plus result. सो दिस इज अ बेनेडिक्ट टेस्ट और बेनेडिक्ट रिएजेंट। यदि इस प्रकार से टेस्ट रखी होती हैं तीनों चारों तो आपको मालूम चाहिए होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट लगा है, और इनमें से कोई एक भी रखा है तो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट लगाया गया है, इसमें कौन से रिएजेंट यूज़ किए गए हैं, और विच टाइप ऑफ रिजल्ट यू कैन इंटरप्रिटेट, है ना। नाउ बाफो टेस्ट, बाफो टेस्ट इज यूज टू डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ मोनोसैकेराइड्स। सोल्यूशन में मोनोसैकेराइड्स है या डाइसैकेराइड्स, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए वी यूज द बाफो टेस्ट, और इट इज़ बेस्ड ऑन द रिडक्शन ऑफ क्यूप्रिक एसिटेट टू क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रिक एसिटेट क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड विच परफॉर्म्स द ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। ये ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट जो है दे देता है। तो दिस द बेनेडिक्ट, दिस द ग्लूकोज ऑफ बेनेडिक्ट एंड बाफो टेस्ट। एक गलत हो गया, कलर इसका देना था, ये वाला है। तो सच टाइप ऑफ कलर इज इंडिकेट दैट बाफो टेस्ट इन रेड कलर। ब्रिक रेड कलर यदि आता है तो वो बाफो टेस्ट दिखाएगा, इस प्रकार का कलर। नाउ आयोडीन टेस्ट, आयोडीन स्टार्च टेस्ट इज यूज टू टेस्ट फॉर अ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। सॉल्यूशन में स्टार्च की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और इट आल्सो परफॉर्म फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पॉलीसैकेराइड प्रेजेंस सॉल्यूशन। So the combination of starch and iodine intensely gives a blue black or bluish color. The interactions between the starch and iodine triiodine is a basis of the iodometry. So there is the control, यहाँ दो ट्यूब दिखाई दे रही हैं, this is the control and this is the positive test of iodine test for polysaccharides और starch। यहाँ पर starch में starch भी सॉल्यूशन है, इसमें भी starch सॉल्यूशन, दोनों में हमने आयोडीन रिएजेंट्स मिक्स किए हैं, लेकिन दिस इज द ट्रीटेड स्टार्च सॉल्यूशन। ट्रीटेड स्टार्च सॉल्यूशन में एमाइलेज के साथ में इसको ट्रीट किया है। सो वी नो दैट द एमाइलेज एंजाइम विच कैन डाइजेस्ट स्टार्च, और जब स्टार्च डाइजेस्ट होगा तो इट विल नॉट बी परफॉर्म विद आयोडीन टेस्ट, एंड इसमें एमाइलेज नहीं मिलाया है तो ये इट इज गिविंग अ ब्लूइश कलर, और थोड़ा ज़्यादा होता है तो ये डार्क ब्लू और ब्लैक कलर परफॉर्म करता है आयोडीन टेस्ट। नाउ इज अ मॉलिस टेस्ट। This is the primary test for identification of presence of carbohydrate or protein in given solution. यदि मॉलिस टेस्ट पॉजिटिव आता है दैट मीन्स अननोन सॉल्यूशन हैव कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। यदि पॉजिटिव टेस्ट है तो वो कार्बोहाइड्रेट है, नेगेटिव आ रहा है मॉलिस टेस्ट तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। So moliss test is used to detect the presence of carbohydrate based on the dehydration of carbohydrates by a sulfuric acid to produce a फर्फ्यूरल। जब कंसनट्रेटेड H2SO4 क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को फर्फ्यूरल में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड फर्फ्यूरल condenses with the 2 molecules of phenol to produce a purple color ring at the junction of the two liquids। दो लिक्विड्स के बीच में जो एक पर्पल कलर की रिंग बनती है, दैट रिंग इज इंडिकेटिंग पॉजिटिव मॉलिस टेस्ट। सो दिस द कंट्रोल, यहाँ पर दोनों लिक्विड के बीच में कुछ नहीं आया, एंड दीज टू टेस्ट्स इंडिकेटिंग द पॉजिटिव रिजल्ट्स। इसमें डार्क जो दोनों लिक्विड के बीच में जो है वो पर्पल कलर की रिंग बन रही है, दैट इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें करते क्या है कि कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन लिया है और उसमें 1 और 2 ड्रॉप मॉलिस रिएजेंट्स को मिक्स करने के बाद
फिर हम इसकी टेस्ट ट्यूब की वॉल की मदद से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिक्स करते हैं और कॉन्सेंट्रेट इक्वल अमाउंट में, ये 2 ml ये है तो 2 ml हम इसको मिक्स करेंगे, तो दोनों सोल्यूशन इमिसिबल है और दोनों मिसिबल, तो जब मिक्स होते हैं दोनों की जंक्शन होती है, उस जंक्शन पर यदि पर्पल कलर की रिंग बनती है, दैट पर्पल कलर रिंग इज इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन गिवन सॉल्यूशन। सो मॉलिस टेस्ट का यदि आपको टेस्ट ट्यूब रखा हुआ मिलता है तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि मॉलिस टेस्ट है, कार्बोहाइड्रेट के लिए लगाया गया है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है गिवन सॉल्यूशन में, और ये पर्पल कलर जो है वो क्यों बना है, ये कार्बोहाइड्रेट कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करके फर्फ्यूरल बनाता है, और फर्फ्यूरल जो है वो अल्फा नेप्थॉल 5% अल्फा नेप्थॉल इन इथेनॉल इज मॉलिस रिएजेंट, और वो मॉलिस रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करके पर्पल कलर की रिंग देते हैं। नाउ सकागुची टेस्ट, Sakaguchi test is specific for arginine और प्रोटीन कंटेनिंग आर्जिनिन और प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जिनमें आर्जिनिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या प्रेजेंस ज़्यादा है, तो वो प्रोटीन भी Sakaguchi टेस्ट को पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। Sakaguchi टेस्ट इज़ पॉजिटिव फॉर द अमीनो एसिड कंटेनिंग द guanidine group in arginine. Guanidine group present in the amino acids reacts with alpha naphthol and alkaline hypobromide to give red color complex. इस प्रकार का रेड कलर कॉम्प्लेक्स आता है, दैट इंडिकेट द Sakaguchi टेस्ट। ये ध्यान रखिएगा, ग्वानिडीन ग्रुप जो है वही परफॉर्म करता है, आर्जिनिन का ग्वानिडीन ग्रुप गिव्स पॉजिटिव टेस्ट ऑफ Sakaguchi टेस्ट। Hay sulfur test is test for identifying the bile salt of in the urine. So sulfur powder is sprinkled into a test tube with the 3 ml or 5 ml urine, and if the test is positive, the sulfur powder is sinks to the bottom of the test tube, और सल्फर पाउडर सिंक्स बिकॉज बाइल साल्ट डिक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ यूरिन। ये लाइन याद रखिए, सल्फर पाउडर जो सिंक कर गया है नीचे, इसका मतलब इसमें बाइल साल्ट प्रेजेंट है, क्योंकि बाइल साल्ट जो है वो यूरिन की सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं, और कम करने के कारण दे हैव अ सफिशिएंट स्पेस, सल्फर पार्टिकल्स हैव सफिशिएंट स्पेस टू सेटल डाउन इन द यूरिन विच कंटेन्स द बाइल साल्ट। और यदि बाइल साल्ट नहीं है तो सल्फर particles cannot be settled down at the bottom of the tube. So this is the negative test of negative Hay test, sulfur test, and this is the positive Hay sulfur test. This performs the presence of the bile salt. यदि इस प्रकार के टेस्ट ट्यूब आपके पास रखी हैं दोनों, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्पॉटर्स के रूप में। दिस इज द Hay टेस्ट। नाउ रूथरा टेस्ट। Ruthra test, solid ammonium sulfate is added till saturation of 5 ml urine. 5 ml urine में saturation तक ammonium sulfate को हम मिलाते हैं, and add 1 drop of freshly prepared sodium nitroprusside solution, then add 3 ml of strong ammonia carefully by the side of the tube. Deep purple color is developed at the junction of the टू लेयर कन्फर्म द कीटोन शेल। इसमें रिंग देखिए, ये रेंज जो है वो ज़्यादा बनती है इसमें रूथरा टेस्ट में। सो यू कैन आइडेंटिफाई दैट कि दिस इज नॉट अ मॉलिस, इट इज़ अ रूथरा टेस्ट, और ऊपर दोनों सॉल्यूशन के डिफरेंट कलर होते हैं। सो रूथरा टेस्ट को आइडेंटिफाई करिए और कंपेयर करिए उससे, और यू कैन आइडेंटिफाई दैट दिट इज रूथरा टेस्ट, इट इज़ स्पेसिफिक फॉर कीटोन बॉडी प्रेजेंस इन यूरिन। नाउ हीट कोगुलेशन टेस्ट, ये प्रोटीन के लिए होता है। तो इफ़ एल्बुमिन और प्रोटीन सिक्रेटेड इन यूरिन, so urine will perform the positive test, heat coagulation test. So albumin is coagulated when heated और प्रोटीन किया जाता है, उसको यदि ऑप्टिमम टेम्परेचर से हम कम करेंगे, they will accumulate or form the precipitated. So albumin is coagulated when heated, which is precipitated at the isoelectric point when acetic acid is added. उसको हीट करेंगे, थोड़ा सा हीट करने के बाद फिर हम एसिटिक एसिड ऐड करेंगे 2-3 ड्रॉप, तो तुरंत जो है वो वाइट पीपीटी टेस्ट ट्यूब में हमको अपीयर दिखाई देगा। और जब वाइट पीपीटी दिख रहा है, दैट मीन्स प्रोटीन इज सीक्रेटेड इन यूरिन, and the process is that fill 3 to 4 part of test tube with the urine and add a few drops of acetic acid and heat the top, then we get the precipitate in milky white color, ऐसा बिल्कुल डार्क वाइट टाइप का प्रिसिपिटेट दिखाई देता है टॉप पर, यहाँ पर गर्म करने वाली एरिया पर, दैट्स
gives a positive test, heat coagulation test. Now, sulfosalicylic acid test. Sulfosalicylic acid, it is also known as a bedside emergency test. It is also performed for presence of protein. It is used in urine test to determine the urine protein content. Sulfosalicylic acid causes the precipitation of dissolved protein, which is measured from a degree of turbidity. तो ये देखिए यहाँ पर ये 6 टेस्ट ट्यूब हैं, इसमें नेगेटिव, इसमें यूरिन में कोई प्रोटीन नहीं है, इसमें ट्रेस हल्का सा आया है, और 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव है. द टर्बिडिटी इज इंक्रीजिंग इन टेस्ट ट्यूब्स, सो दैट मीन्स द प्रोटीन कंटेंट इज मोर from trace to 4 tube. So the result is interpreted as trace 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus. Now lead sulfide test. This test is given by sulfur containing amino acids like cysteine and methionine on boiling with sodium hydroxide. The sulfur present in these amino acids is released in the form of sodium sulfide. So this reacts with lead acetate to form a brown or black precipitate of the lead sulfide. Lead sulfide का black color का precipitate बनता है, तो that indicating that the sulfur containing amino acids is present in given solution. Now अब ये reagent complete हो गए. reagent को हम थोड़ा repeat करेंगे, देखेंगे. lead sulfide test, sulfosalicylic acid test, heat coagulation test, रोथरा test, Hay sulfur test, Sakaguchi test, Molis test and iodine test and बाफो टेस्ट. बाफो टेस्ट में जो ये टेस्ट ट्यूब दिखाई है, इनमें बेनेडिक्ट लिखा हुआ है, बस ये कलर जो है बाफो टेस्ट में रेड कलर का बनता है, सो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट इट. एंड ये बेनेडिक्ट टेस्ट एंड इस प्रकार के ये सभी हम टेस्ट दिखाए हैं, कलर टेस्ट, और रिमेंबर एंड प्रिपेयर फॉर स्पॉटिंग. नाउ ओसाजोन. Osajon are carbohydrate that is formed when reducing sugars are reacted with excess of phenylhydrazine at boiling temperature. The osajon formation reactions was developed by a famous German scientist Emil Fischer. The reaction requires a free carbonyl group. Only reducing sugars can perform osajones. ध्यान रखिए, only reducing sugar can perform osajon. That means sugar is non-reducing sugar. That means sugar will not perform the osajon formation. So sucrose, for example, is unable to form a osajon because it is a non-reducing sugar. This formation allow two sugars with closely related structures to give same osajon. The glucosazone, fructosazone, or maltosazone. These are the similar structure of compound, so they are glucosazone and fructosazone are identical, give their identical crystals. Typical reactions showing the formation of osazone: D-glucose reacts with the phenylhydrazine to give glucosazone. The same product is obtained from the fructose and maltose. The mechanism involves 2 steps. 2 स्टेप्स में मैकेनिज्म होती है ओसोजन फॉर्मेशन की. इन द फर्स्ट स्टेप अ मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइलहाइड्रोजन रिएक्ट्स विद द कार्बोनाइल ग्रुप ऑन द शुगर टू फॉर्म अ फिनाइलहाइड्रोजन बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. एंड द नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स 2 molecules of phenylhydrazine. The first oxides the hydroxyl group on the reactive alpha carbon to carbonyl group, and the second that the form a hydrogen with its. So general steps in osajon formation is osajon are highly colored and are crystalline compounds and can be easily detected in microscope. Each different osajones has a characteristic crystals formation. So this 4 type of interpretation we can keep in our mind. Maltosazone form from maltose forms a petal shaped crystals, and lactosazone form from lactose forms a powder puff shaped crystals, and galactosazone formed from galactose form from rhombic plate shaped crystals, and glucosazone forms from glucose, fructose and maltose and forms a broomstick or a needle shaped crystals and petal shaped crystals also.
So see here different we are trying to different colored shape diagram which showing that the ग्लूकोसा जोन ये निडल शेप के बनते हैं और ब्रूम टाइप का एक ज़्यादा होगा तो ब्रूम टाइप का शेप यहाँ पर दिखाई देगा. सो निडल शेप ग्लूकोसा जोन क्रिस्टल्स आर व्यूड अंडर माइक्रोस्कोप एंड गैलेक्टोसा जोन क्रिस्टल्स एज व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप या रोम्बिक क्रिस्टल के रूप में दिखाई देंगे. एंड माल्टोसा जोन एंड सनफ्लावर शेप्ड स्ट्रक्चर्स वी कैन व्यूड इन माइक्रोस्कोप. एंड लैक्टोसा जोन द हॉग शेप्ड और लैक्टोज व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप. इस प्रकार से हमको दिखाई देते हैं, है ना. लैक्टोज क्रिस्टल कॉटन बॉल शेप्ड और पाउडर पफ लाइक shape we can identify the lactosa zone. And maltosa zone is a sunflower like structure, and a glucosa zone or fructosa zone looks like a bundle of hay. It is also called bundle of hay or needle shaped or a broom like structure we can see as glucosa zone. Now maltosa zone देखिए, maltosa sunflower shaped structure maltosa zone, ठीक है. Now glucosa zone or fructosa zone needle like structure and broom like structure. Glucose, fructose and maltose characteristics and needle shaped crystals we can identify easily in microscope. तो ये कौन सा है इसको अच्छी तरह देखना है और दिमाग में रख करके आपको सही आइडेंटिफिकेशन करना है. आइडेंटिफिकेशन सही होगी तो आपको 50% मार्क्स तो वैसे ही मिल जाएंगे और फिर एक दो लाइन और लिख दीजिए और दोनों नंबर आपको मिल जाएंगे. मोस्टली स्टूडेंट्स माइक्रोस्कोप आइडेंटिफिकेशन को रॉन्ग. लैक्टोसा जोन में इस प्रकार के स्पॉट यदि आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, पाउडर पफ शेप्ड क्रिस्टल्स इफ़ यू कैन सी इन माइक्रोस्कोप तो उसको लैक्टोसा जोन ही लिखेंगे. थैंक यू. सो केयरफुली यू प्रिपेयर स्पॉटर्स. हो सकता अब दोबारा मौका ना मिले बट ये आप तैयार रखिए और ये पूरे स्लाइड्स को आप अपने पास रखिए और समय समय पर देखते रहिए. सो यू विल रिमाइंड इट. Thank you. We will meet in next lecture.